हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन टुडे सेशन। ठीक है, तो आज से हमारा थर्ड डे का सेशन है। पिछले लास्ट 2 डेज में हमने हमारे जो भी सारे प्रोसेसेस है और जो भी सारे प्रोसेस को हमने स्टडी किया है। आपने पिछले लास्ट 2 सेशन में डिटेल में सबको समझा है किस तरह से हमारा सेशन चलेगा, किस तरह से हमारे क्लास होंगे। तो आज हम सीधा हमारा जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट को स्टार्ट करेंगे बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा मीटिंग का स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को भी जो भी आपके तरफ से जो भी क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन इनवाइटेड है आपके तरफ से। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी फील्ड से रिलेटेड रहो, कोई भी क्वेश्चन रहो, सारे क्वेश्चन आप क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा आपको ये रखना पड़ेगा, अगर सेशन शुरू रहते वक्त अगर आपके तरफ से माइक अनम्यूट होता है तो पूरे मीटिंग में नॉइस आता है। उसके वजह से ना ही मेरा आवाज आप तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा और ना ही आपके तरफ से जो आपका क्वेश्चन है वो मुझ तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा। इसलिए जब तक हमारा टीचिंग चल रहा है तब तक को आप तक के लिए आपको माइक को अनम्यूट करने की परमिशन नहीं रहेगी। तो जो भी टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जो भी कंसर्ट टॉपिक है, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, तो आप उसी वक्त उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स रेगुलरली फॉलो करता हूँ, चैट बॉक्स रेगुलरली रीड करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ सेशन शुरू रहते वक्त आपको जो भी क्वेरी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप उसी वक्त पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द टॉपिक। एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी हमारे 10-15 मिनट का हम समय रखते हैं, 10 मिनट का हम समय रखते हैं, वहां पर आप टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर आपको आपके माइक को अनम्यूट करने की परमिशन भी दी जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आप एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू द टॉपिक या फिर टॉपिक के अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, सिर्फ रिक्वेस्टेड यही है कि अगर आपको सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नॉइस की वजह से बहुत ज्यादा इश्यू हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेट, दैट इज अ सर्टिफाइड बैंक एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यह इसमें क्या बेसिक सी चीजें हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें कौन से चैप्टर्स रहेंगे ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल के सेशन में हमारे। तो इसमें टोटल 4 चैप्टर रहेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग, बैंकिंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ कासा एंड सिलेक्शन इन एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव या फिर किसी भी तरह का फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैशियर। जब भी आपको इंटरव्यू में कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारा डिस्कशन हम चौथे मॉड्यूल में करेंगे। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम चलेंगे हमारे सीधे चैप्टर नंबर 1 पे, टॉपिक नंबर 1 पे, दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग। ठीक है, तो जनरली बैंक्स के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे, किस तरह से बैंक्स होती है, कौन सी बैंक किस तरह से कामकाज करती है, क्या उनका पर्पज हो सकता है। ये सारा डिस्कशन हम आज के सेशन में शुरुआत में टॉपिक में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बैंक क्या होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, किस तरह से बैंक वर्क करती है, क्या बैंक वर्क करती है, किस तरह से उनका कामकाज होता है एक बैंक का। ठीक है, तो सबसे पहला, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट डिमांड डिपॉजिट व्हाइल साइमल्टेनियसली मेकिंग द लोन्स। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक का मेन फंक्शन जो जो मेन रोल रहेगा वो क्या रहता है बैंक का, कि लोगों से डिपॉजिट्स लेना। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, सबसे पहले लोगों से डिपॉजिट्स लेता है। जो भी बैंक रहेगा वो सबसे पहला उसका पर्पस क्या रहेगा, लोगों से डिपॉजिट लेना। तो सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या करता है बैंक, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उस पर उसको कुछ तो भी ब्याज देता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज देगा 3%, 3.5% ठीक है, करंट अकाउंट में ब्याज देगा आधा परसेंट, 1%। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसमें ब्याज दिया जाएगा 5%, 6%। ठीक है, और साइमल्टेनियसली जो पैसा लोगों का वहां पर आया हुआ है, जो पैसा लोगों से लिया हुआ है एज ए डिपॉजिट के तौर पे, अलग अलग तरह के डिपॉजिट के तौर पर, जो जनरल पब्लिक से किसी बैंक ने पैसा लिया है उसको क्या करता है, साइमल्टेनियसली एज ए लोन करके दूसरों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी जिनको भी लोन की जरूरत है फॉर द एनी पर्पज, तो उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, अगर होम लोन है तो 8, 8.5% आज के डेट में, तो 8.5 से स्टार्ट होता है, 8.5 से स्टार्ट होता है आज के डेट में। कभी कभी इंटरेस्ट रेट डिपेंड रहेगा, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड रहेगा, तो सारे इंटरेस्ट रेट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैंक ने, मान लीजिए बैंक क्या करता है, सबसे पहले तो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है, कितने परसेंट से, एवरेजली हम पकड़ेंगे 5% से।
उसको एज ए लोन के तौर पे देता है 8% से 9% से 10% से। अलग अलग टाइप्स ऑफ लोन का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को ही, अलग अलग लोगों को, बिजनेसमैन को, किसी को घर खरीदना है उसको, किसी को कार खरीदना है उसको। तो क्या करेंगे, जो बीच का मार्जिन बचेगा, तो लिया कितना पैसा, क्या रेट से, इंटरेस्ट रेट से पैसा बैंक ने लिया 5% से, और एवरेजली मान लेते हैं कि 11% से वो देता है। ठीक है, तो बीच का जो गैप बच गया वो क्या हो गया बैंक का, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मार्जिन। प्रॉफिट तो बाद में आएगा पूरे के पूरे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। तो दैट इज अ मार्जिन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मार्जिनल इंटरेस्ट का जो मार्जिन रहेगा वो क्या रहेगा, मेन बैंक का बिजनेस रहेगा। ठीक है, तो लीडिंग एक्टिविटी कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म बाय द बैंक इन अ बैंक और डायरेक्टली थ्रू द कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये जो बैंक करता है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैंक का बिजनेस। तो बैंक मेन, बैंक हम किसे करेंगे, जो एज ए डिपॉजिट के तौर पर लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और उसको एज ए लोन के तौर पर दूसरे लोगों को देगा, या फिर उसको कैपिटल मार्केट के थ्रू कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर लोग लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, लोगों ने पैसा जमा तो कर दिया लेकिन लोन लेने के लिए कोई तैयार नहीं, तो बैंक क्या करेंगे, उसको कैपिटल मार्केट के थ्रू डेप्ट्स में लगाएंगे। ठीक है, तो डिबेंचर अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाएंगे एज पर द टाइम फ्रेम। तो ये क्या रहेगा, मेन पर्पज रहेगा बैंक का। ठीक है, तो बैंक क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों से डिपॉजिट लेंगे, उस डिपॉजिट को एज अ फिक्सेड डिपॉजिट करके अलग अलग डिपॉजिट करके लोगों से फंड्स लेंगे और उसको क्या किया जाएगा, लोगों को लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट इज अ फंक्शन ऑफ बैंक, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। जो इंटरेस्ट रेट के बीच का मार्जिन रहेगा वो क्या रहेगा, बैंक का बिजनेस करने का प्रॉफिट रहेगा या फिर प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ठीक है, अब कौन से बैंक इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे टाइप्स ऑफ बैंक को हम देखेंगे, कौन से बैंक इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बैंक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील करता है क्या, नहीं, सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है। तो सेंट्रल बैंक में जो अकाउंट ओपन होगा किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक का होगा। ठीक है, तो सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लिस्ट देखेंगे। दूसरा रहेगा पीएसयू बैंक। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। दूसरा रहेगा पीएसयू बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट हम किसे करेंगे, जो कि गवर्नमेंट चलाता है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये ऐसे बैंक हो गए जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो अंडरटेकिंग से, दैट इज अ पीएसयू, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, पीएसयू बैंक। तो इन बैंक में अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना पड़ेगा, वहां से आपको इन बैंक में रिक्रूटमेंट मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वहां पर जॉब मिलना इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, किसी को 12-12, 13-13 साल लगते हैं वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए। तो दैट इज अ पीएसयू बैंक। ठीक है, तो पीएसयू बैंक किस तरह से बिजनेस करेंगी, जो पीएसयू बैंक का बिजनेस करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज अ पर्पज ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट बनाने के कामकाज करता है क्या, नहीं, बाय चांस प्रॉफिट तो सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेन पर्पज क्या है उनका, मेन पर्पज है पब्लिक को, हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करना। ठीक है, तो पीएसयू बैंक का पर्पज क्या रहेगा, ना कि प्रॉफिट बनाना, ताकि जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कंट्री का जो सर्विस प्रोवाइडिंग है, उसका क्या रहेगा, मेन पर्पज रहेगा। ठीक है, दैट इज अ पीएसयू बैंक। तो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हमारे आसपास में भी दिखेंगे वो किस में आएंगे, पीएसयू बैंक में आएंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आएंगे। उसके बाद रहेंगे कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक हम किसे कहेंगे, डिटेल में हम डेफिनेशन देखेंगे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना। सिंपली अगर समझना चाहे तो जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक है या फिर प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज ने ओन किए हुए बैंक्स को हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक बोलेंगे, जिसका पर्पस क्या होगा, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करके, बेहतर क्वालिटी सर्विस, बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके हमें प्रॉफिट्स बनाना। ये क्या पर्पज रहेगा, कमर्शियल बैंक का पर्पज रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद रहेगा हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का पर्पज रहेगा सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तरफ से चलाई जाएंगी
जो कि छोटे लेवल पर चला जाती है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर जो भी होगा, वहां पर आपको बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल सकते हैं। वो क्या किस तरह से चलाए जाएंगे, कोऑपरेटिव के पर्पज से किसी संस्था के अंडर में, किसी कोऑपरेटिव की सोसाइटी के अंडर में वो चलाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव बैंक। पिछले कुछ सालों में, 4-5-10 सालों में एक और एक तरह का बैंक निकल कर आया है, दैट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी अभी 2014 के आसपास उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिले हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है कि ऐसे सर्विस क्लास को, ऐसे एरिया को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जो अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो एसएमईज है, स्मॉल सेक्टर यूनिट्स है, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए ये सारा क्या दिया जाता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड, ये बैंक कामकाज करती है। ठीक है, दैट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सबसे पहले समझेंगे डिटेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, दैट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास clearly known as the RBI in India, central bank and regulatory body responsible for the regulation of the Indian banking system. ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक क्या है, दैट इज अ बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक का काम क्या रहेगा, दैट इज अ रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या रहेगा कि जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। तो जितने भी बैंक हमने डिस्कस किए, वो चाहे पीएसयू बैंक हो, वो चाहे कॉर्पोरेट बैंक हो, कॉर्पोरेटिव बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सबको रेगुलेट करने का काम किस करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहेगा। ठीक है, तो जो भी बैंक इंडिया में कामकाज कर रहा है, सबको किसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसके सिवा वो एज अ बैंक करके इंडिया में कामकाज नहीं करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई नोटिस इशू करेगा, कोई रूल इशू करेगा, तो उसको सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट इज अ रूल। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बोल दिया मतलब दैट इज अ रूल, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, कोई उसको अपोज नहीं कर सकता, दैट इज अ रेगुलेटर। ठीक है, तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री का, बैंकिंग सेगमेंट का, पूरे सिस्टम का रेगुलेटर कौन रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फर्स्ट रोल वो रहेगा। सेकंड रोल वो क्या करेगा, इट इज, तो ये बैंक कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये बैंक कब स्टार्ट हुआ, ये किसके तरफ से ओन किया जाता है, तो इट इज ओनरशिप ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन ओन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी रहेगा, वो जो भी रन करेगा वही किसको, वो किसका, उसके पास ओनरशिप किसके पास रहेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओनरशिप उसके पास रहेंगी। कब स्टार्ट किया गया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश इन 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रन करना, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी, दूसरा क्या कामकाज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग, इशूइंग एंड मॉनिटरिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। इंडिया में जो मनी का सप्लाई होता है, जो करेंसी नोट का सप्लाई होता है, या फिर इकोनॉमी जो मनी की लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उसको कंट्रोल करना भी किसका काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम। ठीक है, उसी के साथ साथ मॉनिटरी पॉलिसी, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे, इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट का सीधा सीधा संबंध किससे है, महंगाई से है। अगर इकोनॉमी में या फिर इंडिया में या फिर जो भी सेक्टर है, वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के क्या पॉलिसी रहेंगी, अगर महंगाई अगर बढ़ती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, और उसको अगर मार्केट में स्लो डाउन को बढ़ाना है, मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आ गई, उसको डिमांड अगर बढ़ाना है प्रोडक्ट की, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, दैट इज द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इकोनॉमी में आज के रेट में रेपो रेट जो भी है 6.5%, 6% का, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की हर 2 महीने में मीटिंग होती है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के जो कमिटी है, ठीक है, देयर इज अ 5 मेंबर कमिटी, उस वो डिसाइड करेंगी कि इंटरेस्ट रेट कितना इकोनॉमी में रहेगा, मतलब वो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करेंगी, उसके बेसिस पे ही इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का डिसाइड होगा कि कितना इंटरेस्ट रेट वहां पे मेंशन करना है।
उसी के साथ साथ मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रहेंगी, दैट इज SLR एंड CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो उसको भी डिसाइड करने का काम किसका रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रहेगा। तो ये भी इसकी कमेटी रहेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट रोल रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इट इज ऑल्सो मैनेज द कंट्रोल मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी हमारा पेमेंट सिस्टम है, मतलब अगर आप किसी को फोन पे करते हो, फंड ट्रांसफर करते हो, या फिर किसी को NEFT करते हो, कोई आपको फंड ट्रांसफर करता है, तो ये पूरा सिस्टम जो इकोनॉमी में हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी किसका बनाया हुआ है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बनाया है। तो किस तरह से बनाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट रोल क्या रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ठीक है। तो जो नोट करेंसी हम यूज करते हैं, जो 500 की नोट हम यूज करते हैं, जो 100 की नोट हम यूज करते हैं, जो 10 की नोट यूज करते हैं, वो भी कौन बनाता है, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है अपने स्पेशलाइज्ड डिवीजन के थ्रू, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। इसके थ्रू वो प्रिंट किए जाते हैं। कहां पर प्रिंट होते हैं, दो जगह पर प्रिंट होते हैं, दैट इज अ ट्रू करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस लोकेटेड इन मैसूर, दैट इज इन कर्नाटक, एंड सलबोन, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये दो जगह पर वो करेंसी प्रिंट होती है, और उसको कौन डिपार्टमेंट बनाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिवीजन है, जिसका नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। तो इनके तरफ से वो प्रिंट होता है। एक पॉइंट हमारा रह गया जो हमने बोला था पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, दैट इज अलोंग विद द इंडियन बैंक एसोसिएट इस्टेब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू प्रमोट द एंड रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जो कि इंडिया के जो बाकी बैंक है उनके साथ मिलकर उन्होंने बनाया है। जो भी NEFT करना है, RTGS करना है, IMPS करना है, सबको हम डिटेल में समझेंगे। जितने भी वर्ड हम बोल रहे हैं सबको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये सेटलमेंट कहाँ से होगा, ये सिस्टम किसने बनाया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, बाकी सारे बैंकों के साथ मिलके। उसका नाम क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो भी किसके अंडर में काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपसे मुझसे जुड़ा हुआ है, आपको भी शायद पता नहीं होगा और आपके फैमिली के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर आप किसी भी इंडिया के बैंक में अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हो, वहां पर अगर आपने FD करके रखी है 10 लाख की, और वो बैंक डूब गई, तो क्या होगा, ठीक है। ये आपसे जुड़ा हुआ है, सभी ने बैंक में कहीं ना कहीं FD की हुई है, आपने तो आपके पेरेंट्स ने जरूर की भी होंगी। अगर जो बैंक में आपने FD की है वो बैंक डूब गया, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ना कुछ प्रोविजन करके रखे हुए हैं, जिसका नाम क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, ठीक है। इट इज स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is under the jurisdiction of the Ministry of Finance of the Government of India, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज स्पेशलाइज्ड डिवीजन है रिजर्व बैंक का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कामकाज करता है। इट इज एस्टेब्लिश इन 15 जुलाई 1978 अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, ठीक है। तो इस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स एंड गारंटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो जो भी आपने FD करके रखी हुई है इंडिया के कोई भी बैंक में, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर वो कोऑपरेटिव बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सभी बैंक में जितने भी आपने FDs की हुई रखी है, उसका कुछ ना कुछ इंश्योरेंस करके रखा हुआ जाता है इसके तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस डिवीजन के तरफ से, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तरफ से, ठीक है। तो कितने रुपए का, अगर मैंने 10 लाख की FD की हुई है, ठीक है, एक बैंक में मैंने 10 लाख की FD की हुई है, तो इंश्योरेंस 10 लाख का निकालेंगे क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का निकलेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने FD करके रखी हुई है एक बैंक में, तो मेरा इंश्योरेंस कितना रहेगा, 1 लाख का रहेगा। 10 लाख की है तो कितना रहेगा, मैक्सिमम 5 लाख का। तो DICGC इंश्योर ऑल बैंक डिपॉजिट सच एज सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट,
करंट रिकरिंग डिपॉजिट, किसी भी तरह से आपका कोई भी बैंक में पैसा है, फॉर अप टू लिमिट ऑफ द 5 लाख ऑफ ईच डिपॉजिटर इन द बैंक, द लिमिट वाज, ठीक है, तो आपका 5 लाख तक का अमाउंट क्या रहेगा, उसका इंश्योरेंस करके रखा जाएगा। अगर मान लीजिए आज एचडीएफसी बैंक में आपकी 10 लाख की एफडी है और एचडीएफसी बैंक डूब गया, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंक वो है, तो या फिर हम छोटे से बैंक का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा कोई बैंक है, यस बैंक है, यस बैंक आज डूब गया, ठीक है, तो यस बैंक में मेरा क्या था, 10 लाख का एफडी था, 10 लाख में 5 लाख का मेरा क्या रहेगा, इंश्योरेंस करा के रखा हुआ रहेगा डिपॉजिट तरह से, तो एक पर्सन का 5 लाख का, ठीक है, 4 पर्सन ने अलग अलग जगह पर 4 लोगों ने किया हुआ रहेगा, तो उसका सिर्फ 5-5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा, वो 5 लाख आपका रिकवर हो जाएगा, बचा हुआ 5 लाख डूब जाएगा, ठीक है। तो जो छोटे 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 लोग हैं, उनके मेहनत का डिपॉजिट डूबना नहीं चाहिए, ठीक है, जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स है, छोटे छोटे लोग हैं, उनके डिपॉजिट डूबने नहीं चाहिए, इसलिए क्या किया जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट, उसका जो इंश्योरेंस करा के रखा जाएगा। ये लिमिट पहले 1 लाख रुपए की थी, ठीक है, तो क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से 1 लाख रुपए आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है, द लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू द 5 लाख ऑन द 4 फरवरी 2020, ठीक है। अगर बहुत से लोगों को ये जो इंश्योरेंस के बारे में पता भी होगा, और आप अगर किसी के साथ डिस्कशन करोगे तो आप बोलोगे कि 5 लाख का इंश्योरेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से करा के रखा जाता है, तो आपको सामने वाला बोल सकता है कि 5 लाख का नहीं करता है, 1 लाख का ही करता है, ठीक है, तो ही इज ऑल्सो राइट। लेकिन 2020 में इसको क्या किया है, 1 लाख का ही था 2020 तक के, लेकिन फरवरी 2020 में इसको क्या किया है, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो कौन से डिपॉजिट्स के लिए है, सारे तरह के डिपॉजिट्स के लिए। तो सेविंग में अगर आपका रखा हुआ है पैसा, दैट इज ऑल्सो सेव अप टू 5 लाख, ठीक है। आपने 50 लाख वहां पे रखा है तो 50 लाख सेव नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही उसमें से सेव रहेंगे, ठीक है। दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता रहनी चाहिए, वो सारे हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या रहेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक किस तरह से काम कर रहेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या रहेगा, प्राइवेट बैंक आर अ प्रॉफिट ड्राइवर फाइनेंशियल बॉडीज ओन एंड ऑपरेट बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर, ठीक है। तो सिंपल प्राइवेट बैंक हम किसे कहेंगे, जो कि प्रॉफिट के लिए कामकाज करेंगे, तो उनका मेन पर्पस क्या रहेगा, प्रॉफिट्स बनाना। ओन किसके तरफ से ओन किए जाएंगे, प्राइवेट इंटिटी की तरफ से ओन किए जाएंगे या फिर शेयर होल्डर की तरफ से ओन किए जाएंगे, तो प्राइवेट शेयर होल्डर की तरफ से वो ओन किए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक का ओनरशिप किसके पास है, कोटक महिंद्रा के पास है, ठीक है, कोटक के पास है, कुछ शेयर कोटक के पास होंगे, बाकी जनरल पब्लिक के पास होंगे। दे आर ऑफ प्रोफेशनली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड आर रेगुलेटेड बाय द नॉर्म्स एंड द लीगल प्रोविजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो वो किसके तरफ से ऑपरेट किए जाएंगे, जो भी प्रोफेशनल है उनके तरफ से ऑपरेट किए जाएंगे, और स्पेसिफिक स्टेट्स में या फिर जो भी रीजन में वो कामकाज कर रहे हैं, वहां पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ऑब्वियसली इंडिया में कामकाज कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्नाटक में अगर कुछ और रेगुलेशन है तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया के साथ साथ जो भी रीजन में, जो भी स्टेट में, जो जिस भी तरह से वो कामकाज कर रहे हैं, वहां के रेगुलेशन को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइवेट बैंक इज इकोनॉमिक एडवाइस क्लाइंट सीक कंसर्निंग कंट्रोलिंग एंड एक्सपांडिंग देयर असेट, ठीक है। दे ऑफर द फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट एंड टैक्स प्लानिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अब जो बैंक बिजनेस करने के लिए बैठा है, वो क्या करेगा, उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने की, सब करेगा, ठीक है। तो हम किसी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की मतलब ही कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है, जो हमने एग्जांपल में सेकंड नंबर पे देखा। तो कॉर्पोरेट बैंक का काम क्या रहेगा कि बिजनेस करना, प्रॉफिट करना। तो वो बैंकिंग के थ्रू तो बिजनेस कर ही रहे हैं, प्रॉफिट कमा ही रही है, उनको लगता है कि कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं, स्टेट प्लानिंग करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं, टैक्स प्लानिंग करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं, लोगों को अलग अलग लोन देके, तो व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जितने भी एवेन्यूज उनके पास है बिजनेस करने के लिए, सबके थ्रू वो बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या रहेगा, हर एक सेगमेंट में बिजनेस रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफर द कंप्लीट विद द ईच अदर, अट्रैक्ट कस्टमर बाय द ऑफरिंग बेटर इंटरेस्ट रेट। वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम करके, अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% का एफडी दे रहा है, हम 7% का देंगे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 10% से लोन दे रहा है, हम 9% से देंगे। तो इस तरह से भी कामकाज वो करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफर करके, लोअर फीस ऑफर करके, बेटर सर्विसेज ऑफर करके हम आपके घर पे आएंगे और आपका कैश लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको रोज के 10 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, तो वो किसी को भेजेगा तो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, किसी ने बीच में चुरा लिया पैसा तो बैंक बोलेगा कि आप क्यों ये परेशान लेते हो, हम हमारे सिक्योर्ड वैन भेजेंगे आपके घर पे, लिए घर पे आपके बिजनेस प्लेस पर, एक्चुअली घर पे नहीं बिजनेस प्लेस पर, वो वहां से पूरा का पूरा कैश कलेक्ट कर लेंगे, पूरे सेफ्टी के साथ हमारे पास डिपॉजिट कर दिया जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सर्विसेज प्राइवेट बैंक ऑफर कर सकती है, ठीक है। तो बेटर सर्विसेज, अच्छा क्लाइंट, जो भी जिस भी तरह से क्लाइंट है उनको उस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट बैंक एडॉप्ट द डायनेमिक मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर नीड मोर क्विकली देन द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक रहेंगे या फिर जो भी गवर्नमेंट बैंक रहेंगे, उससे बेहतर सर्विस देकर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का कोशिश कौन करेगा, कॉर्पोरेट बैंक करेंगे या फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक करेंगे। यूजुअली सब्जेक्टेड टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्रोसेसेस। तो ऑब्वियसली रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके रेगुलेशन को ब्रेक करके नहीं चलेगा, आपको जो करना है करो, लेकिन सेबी को फॉलो करना पड़ेगा, सेबी के आगे कोई भी नहीं, ठीक है। सेबी बोलेगा ये सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है, HNI हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हैं, उनको आप बेहतर सर्विस प्रोवाइड करो, उसके लिए आप चार्जेस करो, लेकिन अनाप शनाप चार्जेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी अभी हमारा कुछ सालों पहले बैंक स्टार्ट हुआ है, दैट इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या रहेगा, किस तरह से उनको लाइसेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो 2014-15 के आसपास उनको लाइसेंसेस दिए गए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर अ टाइप्स ऑफ नीच बैंक इन इंडिया, नीच मतलब छोटे, ठीक है। तो नीच बैंक इन इंडिया, तो जो छोटे छोटे बैंक है उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलेंगे। Banks with the small finance bank license can be provide basic banking services of a acceptance of a deposit and leading the aim behind these provide financial inclusion to section of the economy not being served by the other banks, such as the small finance unit, small and marginal farmer, micro and small industry and unorganized sector, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2014-15 के आसपास लाइसेंसेस दिए गए, किस पर्पस से, कि आप वहां पर जाके कामकाज कीजिए, नीच एरिया में, स्मॉल एरिया में कामकाज कीजिए, ऐसे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जहां पर हमारे बाकी बैंक्स नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बैंक का बिजनेस कामकाज क्या रहेगा कि प्रॉफिट कमाना, तो वो एरिया में क्यों अपनी ब्रांच ओपन करेंगे, जो छोटे एरिया है वो वहां से उनको बिजनेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंसेस दिए गए। उनका पर्पस क्या था कि ऐसे एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जहां पर बाकी बैंक्स अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना, या फिर जो भी जरूरत है वहां की उनको लोन्स प्रोवाइड करना, जैसे कि फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो कामकाज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलेंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द provision of saving vehicle primary in a unserved and undeserved section of the population, ठीक है। तो ऐसे पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करना जो जिसको जो उसको डिजर्व भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करके बहुत बड़ा बिजनेस वहां पर भी किया जाता है, लेकिन उनका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैश में होता है, इसलिए वहां पे जनरली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए जाते बैंक की तरफ से। तो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टार्ट किया गया है। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी बिजनेस
करते हैं, वो भी अच्छा बिजनेस करते हैं, तो उनको राइट्स रहेंगे कुछ सर्विसेज आपको ऐसे एरिया में करना है, लेकिन कुछ सर्विसेज आप सिटी में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या पर्पज रहेगा, सप्लाई ऑफ द क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेसेस यूनिट। सप्लाई ऑफ क्रेडिट मतलब लोन्स प्रोवाइड करना, ऐसे बिजनेसेस को लोन फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिनको बाकी बैंक्स लोन्स नहीं प्रोवाइड करती, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटी थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो उसके जरिए उन असेट क्लास को, उन लोगों को भी लोन्स और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर। ठीक है, उसके बाद रहेगा प्राइवेट बैंक का बिजनेस। ठीक है, अब किस तरह से प्राइवेट बैंक का बिजनेस करेंगे। ठीक है, जो जॉब्स हमें मिल सकते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो हमें जो जॉब के एरियाज है वो हमारे पास रहेंगे, जॉब करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अवर कंसर्न। उसी के साथ साथ जो पीओसी बैंक है उसका भी हम प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं। हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज के डेट में बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्मॉल फाइनेंस जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, जो भी आपका इनिशियल जॉब रहेगा उसमें फ्रेशर को ही। तो फ्रेशर को 20,000 से लेके तो 30,000 तक के जॉब ऑफर वो कर रहे हैं इवन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वहां पे कंपटीशन भी कम रहेगा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से वहां पे बिक जाएंगे। ठीक है, और वो सारे तरह के प्रोडक्ट भी अभी आज के डेट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमारे पास रहेगा। उसके बाद अगर आपका एरिया में, आपके सिटी में अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक अगर है, जैसे कि महाराष्ट्र में अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक करके एक बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है महाराष्ट्र में उनका, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके बैंक्स है, तो वो उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस है, वहां पर भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक और उसी के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीनों के तीनों हम इस कोर्स के थ्रू डोर्स ओपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्राइवेट बैंक का बिजनेस किस तरह से होगा, किस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक कामकाज करते हैं। तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कामकाज कौन सा करेगा, दैट इज द बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज मतलब सेविंग अकाउंट ओपन करवाना, करंट अकाउंट ओपन करना। आपको जब भी सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना है, आप सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। सैलरी अकाउंट में आपका जहां से सैलरी आएंगी वो डिपॉजिट की जाएंगी, पूरे महीने तक वो आप सैलरी को यूज कर सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट में कोई पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, जो भी उसकी सेविंग रहेंगे, जो भी उसको बैंक के थ्रू ये करना है उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद एक बिजनेस है, तो बिजनेस क्या ओपन करेगा, बिजनेस करंट अकाउंट ओपन करना वो करेगा उसके बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बैंकिंग सर्विसेज जो आप और मैं डेली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोन पे के जरिए भी हमें फोन पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई ना किसी बैंक से फोन पे को लिंक करेंगे और वहां से पेमेंट करेंगे। दैट ऑल आर बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद रहेगा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, लोगों को हमारा जो भी एक सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, तो सेविंग अकाउंट किसका ओपन होगा, किसी इंडिविजुअल का रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपका एज है, अभी स्कूल टाइम में भी जो स्कूल की तरफ से भी सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, जो कि उसके पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है। ठीक है, 18 साल के बाद या फिर 16 साल के बाद आप अपना इंडिविजुअल भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके थ्रू फोन पे से पेमेंट आप कर सकते हो, उसमें आप जो भी आपकी सेविंग है उसको डिपॉजिट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका ओपन होगा, सेविंग अकाउंट किसी इंडिविजुअल का ओपन होगा जिसको अपनी पर्सनल सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा रहेगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किसका हम ओपन करेंगे, किसी बिजनेस का। एक बिजनेस है जो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए वो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है और उस प्रोडक्ट को अपने शॉप में बैठकर बेचता है या फिर किसी को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको किसी को पेमेंट करना पड़ेगा, उसके कस्टमर उसको पेमेंट करेंगे या फिर उसको किसी एक्सपेंसेस करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बैंक के थ्रू अगर उसको ये सारे एक्सपेंसेस करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, करंट अकाउंट ओपन करेगा, जो कि किसके नाम से ओपन होगा, जो कि उसके बिजनेस के नाम से ओपन। ठीक है, तो XYZ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है, या फिर XYZ एजुकेशन कंपनी, XYZ टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है, डी मार्ट, ठीक है, डी मार्ट या फिर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड। ठीक है,
तो ये सारे क्या होंगे, करंट अकाउंट ओपन होंगे, जो कि बिजनेस के नाम से ओपन होंगे, किसी बिजनेस के पर्पज से ओपन, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर आपके पास कुछ फंड्स है, हमारे फैमिली में कुछ फंड्स है, किसी करंट अकाउंट, किसी बिजनेस में कुछ फंड्स है, जिसका उसको अगले 2 साल के लिए काम नहीं है या फिर 6 महीने के लिए काम नहीं है, तो उसको एक अलग से फिक्स्ड डिपॉजिट तो करके रख सकता है, जहां पे उसको क्या मिलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में जनरली 3, 3.5, 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, जो अलग अलग बैंक से नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देती है, जैसे कि एयू फाइनेंस 5, 5.5, 6% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5%, 6% का इंटरेस्ट देती है सेविंग बैंक अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या रहेगा, इंटरेस्ट आधा परसेंट या 1% ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अलग अलग बैंक्स के वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, तो जो अच्छी बैंक है, जो अच्छा बिजनेस उनका है, बड़ी बैंक है, तो वहां पर 6% के आसपास आज के डेट में रहेंगे, ठीक है। तो वो दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस कौन सी है बैंक की, दैट इज द लॉकर्स, ठीक है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपके घर में वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, आपके घर में चोरी हो सकती है, ठीक है, आपके घर में कुछ थीप का प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे सेफली रखना है, तो बैंक क्या करता है, ऑफर करता है आपको, लॉकर ऑफर करता है। तो बैंक में जाके बैंक का जो सिक्योर्ड लॉकर सिस्टम है, वहां पर आप अपने कैश को, गोल्ड को, या फिर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रख सकते हो। दैट इज द लॉकर्स पे सर्विसेज प्रोवाइड बैंक की तरफ से चार्ज की जाती है, जिसके अगेंस्ट में बैंक फीस चार्ज करती है, ठीक है। उसके बाद रहेगा लोन्स, तो बैंक क्या प्रोवाइड करेंगी, लोन्स प्रोवाइड करेंगी, जो सेविंग डिपॉजिट्स वो अलग अलग डिपॉजिट के थ्रू एक्सेप्ट करेंगी, उसको क्या करेंगे, एज अ लोन करके लोगों को प्रोवाइड करेंगी विद अ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अगर कोई बैंक आपको 6% से फिक्स्ड डिपॉजिट लेती है, तो ऑब्वियसली वो 8, 8.5, 9% से लोन उसके स्टार्ट होंगे अलग अलग तरह से, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बैंक 7% से अगर 8% से अगर एफडी ले रही है, तो क्या करेंगी, 11, 12% से लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर सर्विसेज, तो अदर सर्विसेज में आ सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्राइवेट बैंक का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट्स बनाना, ठीक है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए जितने भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो मार्केट में अभी म्यूचुअल फंड की डिमांड है, तो वो अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करेंगी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करेंगी, इंश्योरेंस बेचेंगी, ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, कि हम आपको आपके घर से कैश पिकअप की फैसिलिटी देते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, तो उससे ज्यादा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद बैंक गारंटी देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस की कोई बिल्डिंग है, आपका कोई किसी पर बिजनेस है, वो बिजनेस के पास कैश नहीं है, ठीक है, वो क्या करता है, जब कोई परचेस परचेस अगर कहाँ से कोई स्टॉक परचेस करता है, उसको आगे बेचता है, लेकिन परचेस करने के लिए बिजनेस के लिए पास पैसे लगना चाहिए, ठीक है। तो उस अगेंस्ट में बैंक गारंटी का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा चलता है बिजनेसेस में। अब बैंक गारंटी किस तरह से की जाएंगी, मान लीजिए कोई मोबाइल का कारोबारी है, तो मोबाइल का कारोबारी क्या करता है, पहले अपने सप्लायर से मोबाइल का स्टॉक खरीदता है, या फिर जो भी मोबाइल के एसेसरीज है वो स्टॉक खरीदता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ तो उसके पास है ही नहीं, तो बिजनेस कैसा करेगा, तो क्या करेगा, अपना जो शॉप है या फिर अपना जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को क्या करेगा, अपना जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बैंक के पास गिरवी रखेगा, ठीक है। उस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू है, उसने क्या किया, बैंक में उसको मॉर्गेज कर दिया, बैंक से वो गारंटी लेता है कि मेरा जो सप्लायर है, जहां से मैं मेरा मटेरियल परचेस करता हूँ, आप उसको गारंटी दे दीजिए कि मैंने अगर उसका 1 करोड़ रुपया नहीं चुकाया, तो बैंक वो चुकाएंगी, ठीक है। तो सप्लायर को क्या मिल गया, गारंटी मिल गया कि मैं 1 करोड़ का माल उसको दे दूंगा, बिजनेसमैन को दे दूंगा, वो उस स्टॉक को सामने बेचकर उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालकर 1 करोड़ रुपए मेरा पेमेंट कर देगा, ठीक है। अगर मैंने वो नहीं किया, तो क्या कहां पर जाएगा, बैंक के पास जाएगा कि आपका जो कस्टमर है उसने मेरा पेमेंट नहीं किया, आप मुझे पेमेंट करो। तो बैंक क्या करेगा, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को बेचकर 2 करोड़ रुपए वसूल करेगा, 1 करोड़ रुपए उसको दे देगा, बचा हुआ पैसा मुझे वापस दे देगा। तो इस दैट इज अ बैंक गारंटी। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी बैंक गारंटी के थ्रू इस तरह के अलग अलग सर्विसेज
लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, ये सारा प्राइवेट बैंक का बिजनेस इस तरह से हो। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू द कासा। जो हमने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट देखा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कासा इज स्टैंड फॉर द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो कास्टा विच इज स्टैंड फॉर द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। CASA is a critically component of a bank deposit based on the place of proven role in the operation of the profitability. Allow me to provide you the comprehensive overview of the CASA and significant in a banking industry. ठीक है, अब CASA का मतलब क्या रहेगा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अगर कोई भी प्राइवेट बैंक में या फिर गवर्नमेंट बैंक में या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर किसी भी तरह के बैंक में जो CASA का कस्टमर बेस क्या रहेगा, वही उनका मेन क्लाइंट बेस रहेगा। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट को अगर सर्विस देना है बैंक को, तो उसका सबसे पहला अकाउंट तो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट किसी बैंक के पास ओपन होंगे वो क्या रहेगा, वो मेन क्लाइंट बेस रहेगा। तो क्लाइंट बेस एक्सपांड करने का सबसे पहला तरीका क्या रहेगा बैंक के पास, कि कासा को ओपन करना। ठीक है, तो किस तरह से अकाउंट्स ओपन होंगे, तो दो तरह के अकाउंट ओपन होंगे दैट इज सबसे पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका ओपन होगा, सेविंग अकाउंट ओपन होगा इंडिविजुअल का, करंट अकाउंट किसका होगा, बिजनेस का। ठीक है, at its core CASA representative the combined total of the current account and saving account held by the bank customer। ठीक है, अब जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आएंगे वो किसके आएंगे, इस सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरह का अकाउंट अगर बैंक में ओपन होगा तो वो क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा क्लाइंट का कस्टमर बेस रहेगा। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, जो सबसे मेन एग्जीक्यूटिव रहेंगे, जो भी बैंक में हमें जॉब करना है, हम किसी भी तरह के बैंक में अगर कोई भी जॉब करते हैं तो ओपनिंग एन अकाउंट, फिर चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, ये हर एक बैंक में आपका मेन पर्पज रहेगा, आपका रोल में, आपके जॉब प्रोफाइल में वो रहेगा ही। इवन अगर आप पीएसयू बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाकर अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, दैट इज अ करंट अकाउंट ओपन करना और सेविंग अकाउंट ओपन करना। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये क्या रहेगा, ये क्लाइंट जनरेट करने का, बिजनेस जनरेट करने का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो कासा किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है और हर एक बैंक एग्जीक्यूटिव को क्यों कासा का अकाउंट ओपन करना जरूरी है, वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, the current account is a type of deposit account that allow customer to perform numerous transaction including deposit, withdrawal, transfer। अब करंट अकाउंट में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करे जाती है, तो करंट अकाउंट में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अगर जो भी एक बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर का, मोबाइल के इक्विपमेंट बेचने वाले का, मोबाइल के जो बाकी इक्विपमेंट्स है उसको बेचने वाले का हमने एग्जांपल लिए थे, उसको अगर सामने किसी को पेमेंट करना है, पैसे विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, तो उसके पास क्या रहना चाहिए, एक करंट अकाउंट रहना चाहिए। ठीक है, किसी इंडिविजुअल को वो करना है तो उसके पास क्या रहना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट रहना चाहिए। तो करंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट दैट अलाउ कस्टमर टू परफॉर्म द नंबरस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल, ट्रांसफर विथ नंबर और मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, विथ नो और मिनिमम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ उनको वो अलाउ करने के लिए उसके पास क्या रहना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट रहना जरूरी है। ठीक है, money while earning interest rate on the other hand, saving account is a deposit account designed to help the customer save money while earning interest on their balances। तो सेविंग अकाउंट का क्या पर्पज रहेगा, कि जो भी कस्टमर है उसको कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखना और उसके थ्रू कोई बैंकिंग के अलग अलग सर्विसेज को यूज करना। Both current account and saving account are widely used by the individuals, business and other entity managing their day-to-day financial activities। ठीक है, तो बैंकिंग की अगर आपको कोई भी सर्विसेज लेना है, ठीक है, अगर किसी भी बैंक की अगर आपको सर्विस यूज करना है, आपको किसी को पैसे भेजना है, फोन पे करना है, गूगल पे करना है, किसी से पैसे रिसीव करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के ये सबसे पहले आपके पास क्या रहना चाहिए, बैंक अकाउंट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइम लगभग खत्म होते आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कासा किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ बैंक के लिए कासा किस तरह से इंपॉर्टेंट है। कासा इज ए क्रिटिकल सोर्स ऑफ फंड फॉर द बैंक एज द रिप्रेजेंट लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट।
तो कासा किस तरह से बैंक को इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर एज अ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा डिटेल में डिस्कशन हम कब करेंगे, कल के सेशन में करेंगे। तो किस तरह से बैंक के लिए वो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इंपॉर्टेंट है और क्यों यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जॉब की। ठीक है, तो अगर आप बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव करके किसी बैंक में लगते हैं, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव करते हैं, कैशियर करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर करके लगते हैं, या फिर किसी भी बैंक में, इवन इन पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अगर अगर आप कोई पीओ करके, जैसे कि एसबीआई में अगर आप पीओ लगते हैं, तो वहां पर भी क्यों ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों वहां पर बहुत सारा फंड्स उसके जरिए बैंक को मिलता है, किस तरह से उसके जरिए बैंक को फंड्स मिलता है, तो उसका डिटेल में डिस्कशन हम कल के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने जैसा बोला था क्वेश्चन आंसर के हम रोज 5 मिनट का समय रखते हैं, 5 या 10 मिनट का समय रखते हैं, तो वो हम रखेंगे। उससे पहले ये स्लाइड खत्म करेंगे। तो ऐसे कासा इज अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ फंड फॉर द बैंक, इट इज रिप्रेजेंट लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स कैन यूटिलाइज फॉर लीडिंग एंड अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। Unlike time deposit or a fixed deposit, they have specific tenure and higher interest rate. CASA deposit do not have any fixed tenure and generally offer the lower interest rate. तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, कासा क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि हमने बोला कि फिक्सेड डिपॉजिट का क्या रहेगा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रहेगा, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 6% का मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो करंट अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा, आधा परसेंट या 1%। सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कस्टमर को कितना दिया जाएगा, 2%, 2.5%, 3%, मैक्सिमम 3.5%, अगर हम अच्छे बैंक की बात करते हैं तो। ठीक है, तो कासा क्या है, वेरी लो प्राइस में जो पैसा बैंक को मोबिलाइज होता है वो फंड्स कासा के थ्रू हम यूटिलाइज करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि कासा क्या है, लो कॉस्ट ऑफ फंड जनरेट करने के लिए बैंक के लिए सबसे पहला ऑप्शन। आगे के जो इंपॉर्टेंस रहेंगे कासा के हम वो कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सभी को अपने आपके माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपके माइक को अनम्यूट करने की परमिशन आप सबको दी गई है। उसी के साथ साथ अगर किसी को चैट बॉक्स में लिखना है तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइक को अनम्यूट करने की परमिशन सबको दे दी गई है। दैट इज अवर थर्ड डे। फोर्थ डे में हम जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है, मॉड्यूल है, उसको कंटिन्यू करेंगे और कासा का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हमें ओपन करना जरूरी है, बैंक के पर्पज के लिए क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के ऊपर या फिर किसी के टॉपिक के बाद, जैसे कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरह का सिली क्वेश्चन भी है, नॉनसेंस क्वेश्चन भी है, तो भी आप पूछ सकते हो, ताकि वो क्वेश्चन सभी के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, सबको रिक्वेस्ट है कि आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाइए। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप ढूंढ ढूंढ के लाइए, या फिर और किसी सेगमेंट का क्वेश्चन है ढूंढ ढूंढ के लाइए। हमारा पर्पज ये है कि आपको ओवरऑल नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल नॉलेज रहना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो हमने हमारे पूरे के पूरे 5 चैप्टर में भी, 5 सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी डिस्कस नहीं किए, तो आपको ऐसा भी टॉपिक आपको ढूंढ के लाना है कि वो हमने वहां पर भी डिस्कस नहीं किए, तो वो भी हमारा बाय डिफॉल्ट उस सेशन में ऐड हो जाएगा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कंसेप्ट अगर कोई लेकर आता है कि जो हमने कवर किए ही नहीं, तो उस केस में वो सबके लिए एक यूजफुल हो जाएगा, इसलिए आपको वो समय दिया गया है।
वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि आप उसको यूटिलाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई थिंक आज का कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय वाचिंग दिस सेशन। और हमारा आज का ये शुरुआत का जो सेशन था, जो हमने ज्यादातर बैंक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर और कुछ नॉलेज आपको मिला होगा, कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। आई होप यू ऑल एंजॉय वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।